दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल इम्पॉर्टेंट म्यूजिक क्वेश्चन। टोटल इम्पॉर्टेंट म्यूजिक क्वेश्चन जो कि आपके दोस्तों बता दूं मैं आपको कि बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट एएमआरएस यानी कि मिला जुला कर कहें तो बात को छोटी शब्दों में कि संगीत के प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ पे उपयोगी प्रश्न मिलने वाला है। तो दोस्तों फटाफट रिवीजन के हम लोग तैयार हैं, लेकिन रिवीजन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के लिए क्या होता है, मिलता रहता है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है कि राग वृंदावनी सारंग का संप्रकृतिक राग कौन है। देखिए वृंदावनी सारंग की अगर संप्रकृति राग की बात करें तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा सूर मल्हार, क्योंकि सूर मल्हार जो है वो वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग माना जाता है, ठीक है। तो वृंदावनी सारंग की अगर बात कर ले तो ये किस थाट अगर पूछेगा, थाट की इसका थाट कौन सा है, तो थाट इसका क्या हो जाएगा, थाट हो जाएगा इसका काफ़ी। काफ़ी थाट से इसका संबंध हो जाता है। और काफ़ी में क्या होता है, काफ़ी में ग और नी क्या होते हैं, कोमल लगते हैं ना, ग और नी कोमल लगते हैं काफ़ी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राग कलिंगड़ा किस थाट का राग है। देखिए कलिंगड़ा जो है आपके किस थाट का राग माना जाता है, तो कलिंगड़ा की अगर बात करें हम तो भैरव थाट का ये राग माना जाता है, ठीक है। कलिंगड़ा कौन से थाट का, भैरव थाट का। और भैरव की हम बात कर ले तो इसमें रे और ध जो है कोमल प्रयोग होते हैं, रे ध कोमल, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं। देखिए छोटे छोटे तानों की अगर लड़ी की बात करें तो छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टप्पा। और टप्पा जो है क्या है, ताल है। तो ताल, टप्पा ताल में मात्राओं की संख्या कितनी पूछे तो 16 मात्रा। या फिर आपके अगर पंजाबी ताल की बात कर रहे हैं तो पंजाबी ताल में भी कितने, उसमें भी 16 मात्रा, ठीक है। टप्पा या पंजाबी ताल 16 मात्रा। अगला प्रश्न है कि शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर की उत्पत्ति की जाती है। देखिए शहनाई की बात करें, शहनाई का नाम आते ही आपको याद आ जाता होगा ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। तो बिस्मिल्लाह खां जो है भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक में से एक थे, ठीक है। और उनको जो है 2001 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस यंत्र द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है। तो भाई उसमें क्या होता है, शहनाई में पत्ती लगा हुआ था और वही पत्ती के द्वारा क्या है कि स्वर की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। तो अगला प्रश्न क्या है कि पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हैं। अगर वेंकटमुखी की हम बात करें तो इनके अनुसार जो रागों की जो कुल जातियां हैं वो भी आपको कितनी है, 9 ही हैं, ठीक है। वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल जातियां कितनी, 9। अगर वैसे अगर पूछा जाए कि उनके अनुसार मुख्य राग कितने थे तो मुख्य रागों की जातियां कितनी, 3, ठीक है। कौन कौन से, औडव, साडव और संपूर्ण, जिसमें कि औडव में 5 स्वर, साडव में 6 और संपूर्ण में 7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वह गीत जो रागों का परिचय करवाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे कि बीपीएससी जो है प्रश्नों को क्या घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर पूछने की उसकी भाई अपनी कल्चर है उसकी, ठीक है। बीपीएससी की कल्चर है, हम वहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, वो पूछेंगे। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या है, चारों तरफ से क्या तैयार रहना है। तो प्रश्न यहाँ हमारा है, क्या कह रहा है कि वह गीत जो रागों का परिचय करवाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है लक्षण गीत, ठीक है। अगर प्रश्न बनेगा कि लक्षण गीत किसे कहते हैं तो लक्षण गीत जो कि रागों का परिचय करवाता है वो होता है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ दिया है, वह गीत जो रागों का परिचय करवाता है, तो भाई वही तो है लक्षण गीत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छतर खां किसके दरबारी गायक थे। देखिए छतर खां की अगर बात आ रही है, छतर खां, बिलास खां, तो अगर कहीं पे आपको क्या मिलेगा, आपको शाहजहां भी देखने को मिल जाता है। छतर खां और बिलास खां कहीं कहीं आपको शाहजहां देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर शाहजहां नहीं रहे तो बहुत सारे जगह पे आपको जहांगीर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपको चुन लेना है, अगर शाहजहां नहीं रहे तो आपको जहांगीर पे टिक कर देना है, ठीक है। तो छतर खां किसके दरबारी गायक, तो जहांगीर के। और बिलास खां भी रहता है तो वो भी जहांगीर के ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि तानपुरा में लौकी का क्या बना होता है। देखिए तानपुरा में लौकी का क्या बना होता है, ये प्रश्न है कि तानपुरा में लौकी का क्या बना होता है। तो क्या होता है भाई तानपुरा में लौकी का, तो लौकी का तुम्बा बना हुआ होता है तानपुरा में जी। क्या होता है, लौकी का तुम्बा। प्रश्न आपको सिंपली वे में अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि तुम्बा किस चीज़ का बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न को घुमा के थोड़ा सा, तो तानपुरा में लौकी का क्या बना होता है, तो भाई लौकी का तुम्बा बना होता है। बस बीपीएससी प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कौन सा कि बलराम पाठक तरब के तार हेतु किस नंबर का प्रयोग करते थे।
तो बलराम पाठक की अगर बात कर ले तो वो तरब के तार हेतु जो प्रयोग करते थे वो 00 का प्रयोग करते थे, 00। और बलराम पाठक गया घराने के सितार वादक थे। ये कन्फर्म है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गया घराने के बलराम पाठक सितार वादक थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। तो प्राचीन काल के अगर राग निर्माण की अगर हम बात कर ले तो जो पद्धति प्रचलित थी तो वो कौन सी पद्धति थी, वो मेल पद्धति प्रचलित थी। उस टाइम की कौन सी, मेल पद्धति प्रचलित थी। और दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में 19 मेल है, और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की बात करें तो यहाँ पे 10 थाट है, ठीक है। तो मेल और थाट एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के जो है पर्यायवाची कह सकते हैं उसको, कि एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो मेल 19 है वहाँ पे, और यहाँ पे हमारा थाट 10 है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण कौन है। देखिए एक होता है इक्वली टेम्पर्ड स्केल, फिर कभी आपको केवल टेम्पर्ड स्केल के बारे में पूछ दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इक्वली अगर टेम्पर्ड स्केल पूछे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सारंगी, इक्वली टेम्पर्ड स्केल। अगर केवल टेम्पर्ड स्केल पूछे तो क्या बताना है, तो बताना है हारमोनियम, ठीक है। क्या बताना है, हारमोनियम बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का प्रयोग किया। तो विकृत स्वरों के बारे में किसने बताया सर्वप्रथम, तो वो बताया सारंगदेव ने, ठीक है। सारंगदेव ने बताया सर्वप्रथम। ये इन्होंने क्या बताया कि 7 स्वर क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। सभी ने 7 स्वरों को शुद्ध माना है लगभग, ठीक है। तो विकृत स्वर कितने होते हैं हमारे हिंदुस्तान संगीत पद्धति में, 7 शुद्ध और 5 विकृत। चलिए मुझे एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए आप लोग कि क्या सारंगदेव ने 7 शुद्ध और 5 ही विकृत माने हैं, 5 विकृत माने हैं, 5 विकृत माने हैं। आप फटाफट मुझे जो है कमेंट करके बताइए यस और नो। 7 तो शुद्ध है, ये तो बिल्कुल सही है, और ये आप कमेंट करके बताइए मुझे कि 5 विकृत माने हैं या फिर 12 विकृत माने हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे। तो किशन महाराज की अगर हम बात कर ले तो किसके दत्तक पुत्र थे, तो ये पुत्र थे किसके दत्तक, कंठे महाराज के दत्तक पुत्र थे। और ये दोनों का संबंध जो है कहाँ से, बनारस घराना से है, ठीक है। बनारस घराना से इन दोनों का संबंध है, पंडित कंठे महाराज, और आप जान ही रहे हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, राग अडाना का थाट बताइए। देखिए अडाना जो है वो थाट हो जाएगा, कौन सा आपका थाट हो जाएगा, आसावरी। अडाना आसावरी थाट का राग माना जाता है, ठीक है। और आसावरी में क्या होता है, आसावरी में ग ध नी स्वर जो है वो कोमल प्रयोग होते हैं। 15 नंबर जो है कि ऐसे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं वह क्या कहलाते हैं। देखिए एक थाट से दूसरे थाट में जो राग प्रवेश करते हैं उसे क्या कहते हैं, पर मेल प्रवेशक। यानी ये आपका अलग मेल और ये अलग मेल, थाट को क्या कहते हैं, मेल कहते हैं ना। तो ये अपनी मेल, अपनी जिसमें है, और ये दूसरी मेल जिसमें जाना है, ठीक है, जिसमें चला जाता है। तो वही अपनी मेल से दूसरी मेल में तो पर मेल, ठीक है। एक थाट से दूसरे थाट में तो वो क्या कहलाता है, परमेल प्रवेशक राग। एग्जाम्पल इसका एक आप लिख दीजिए, तो परमेल प्रवेशक राग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परमेल प्रवेशक, जिसको क्या बोलते हैं, जय जयवंती। जय जयवंती राग क्या है, परमेल प्रवेशक राग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्या है कि गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन थे। अगर गायक उत्तेजक मंडली की हम बात कर ले तो गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक शंकर राव पंडित हो जाएंगे, ठीक है। कौन, शंकर राव पंडित, शंकर राव पंडित। और अगर बात कर लेते हैं नारायण मोरेश्वर खरे, तो ये राग रागांग पद्धति के प्रणेता थे। अनुष्का शंकर ये पंडित रविशंकर की पुत्री हैं, पंडित रविशंकर की पुत्री हैं। भातखंडे जी ने 10 थाटों का प्रचलन, जो 10 थाट को बनाया वेंकटमुखी के 72 मेलों के आधार पर, ठीक है। तो गायन उत्तेजक मंडली पंडित शंकर राव पंडित। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न हमारा है, वो क्या कह रहा है कि वह क्या कहलाएगा जो गीत की रचना, स्वर रचना तथा निपुणता से गा सके, वो क्या कहलाएगा। तो दोस्तों जो गीत रचना, गद पद रचना करे, गीत रचना, पद रचना, स्वर रचना, निपुणता से वो गा भी सके, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वाग्यकर। उसी को क्या कहते हैं, वाग्यकर कहते हैं, ठीक है। और जो गायक से जो सीखता है, वो जो अपने गुरु से सीखता है और हूबहू सेम वैसा ही प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है गायक, ठीक है। लेकिन ये क्या गद पद
सारी रचना हो रही है, गीत रचना, स्वर रचना, गद्य रचना, पद रचना सब हो रही है इसमें, तो वाग्यकर कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि लाहौर में पलुस्कर जी ने किस महाविद्यालय की स्थापना की। देखिए लाहौर की बात हो रही है, लाहौर में पलुस्कर जी की बात हो रही है कि लाहौर में पलुस्कर जी ने किस मिस महाविद्यालय की स्थापना की। तो प्रश्न आपको इस तरह से अगर रहते कि लाहौर में पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की, तो गंधर्व तब जवाब हो जाता 1901। प्रश्न यहाँ से देखिए कैसे कैसे बनेंगे। पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की, तब होता लाहौर, ठीक है, तब हो जाता क्या, लाहौर हो जाता। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पलुस्कर जी ने किस महाविद्यालय की स्थापना की, तो भैया यहाँ पे बताना है कहाँ की, तो गंधर्व विश्वविद्यालय की स्थापना की, और कहाँ, लाहौर में। कब की, तो 1901 ईस्वी में, ठीक है, 1901 ईस्वी में। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 1916 ईस्वी में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को गंधर्व महाविश्वविद्यालय लाहौर का प्रिंसिपल बनाकर भेजा था पलुस्कर जी ने 1916 ईस्वी में, ठीक है। और मुंबई में इसकी दूसरी शाखा पलुस्कर जी ने 1908 में खोली, जो शाखा वो मुंबई में पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविश्वविद्यालय की दूसरी शाखा 1908 में मुंबई में खोली। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गंधर्व महाविश्वविद्यालय की दूसरी शाखा कहाँ खोली गई, तो मुंबई में। कब खोली गई, तो 1908 में। और किसने खोली, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, ठीक है। दोस्तों प्रश्नों को जो है आप लोग हर तरफ से तैयार रहिए, बस तैयार रहना ही आप लोगों के लिए जो है काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जब तक तैयार रहे नहीं होंगे तब तक सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए तैयार रहना है। प्रश्न अगला है 19 नंबर, इसमें से कौन सा कलाकार किराना घराना से संबंधित है। देखिए किराना घराना से संबंधित अगर कलाकार की हम बात कर ले तो किराना घराना से संबंधित कलाकार हमारे हो जाएंगे पंडित भीमसेन जोशी। वहीं हम बात कर ले पंडित रविशंकर की, तो रविशंकर जी अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, तो इनका घराना कौन सा था, मैहर था, क्योंकि मैहर के संस्थापक अलाउद्दीन खां ही थे। राजा भैया पूछ वाले, ये कहाँ से, ये ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, जिसके संस्थापक नथन पीर बख्श जी थे। और ये फयाज खां की अगर हम बात कर ले तो फयाज खां आगरा घराना, ठीक है, और आगरा घराना के संस्थापक हाजी सुजान। चलिए अगला प्रश्न है, एक ताल में खाली कौन सी मात्राओं पर होती है। एक ताल में खाली, देखिए एक ताल की हम सबसे पहले बात कर ले मात्राओं की, तो एक ताल में कितने मात्रा, 12 मात्रा होते हैं। एक ताल में कितना, 12 मात्रा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात कर ले एक ताल में कौन सी मात्राओं पर क्या होती है, कौन सी मात्राओं पर खाली, तो खाली आपके होते हैं 2 खाली होते हैं इसमें, एक ताल में 2 खाली। एक पहला होता है तीसरी मात्रा पर, दूसरा होता है 7वीं मात्रा पे, जो कि आप देखिए दोनों ऑप्शन में यहाँ पे ए और सी दोनों ऑप्शन में वही है, तो आप लगा लीजिए दोनों, ठीक है। तो 3 7, पहला खाली तीसरी पे और दूसरा खाली 7वीं पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्या हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मींड कहते हैं, तो वाद्यों में क्या कहेंगे। देखिए एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाना क्या है, स्वरों को अटूट बोलना, वो क्या कहलाता है, मींड कहलाता है। यानी स्वर को बिना टूटे हुए बोलना वो मींड कहलाता है। तो जैसे कि सा और म की मींड, तो सा म, ये टूटा नहीं ना बिल्कुल। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरे स्वर तक जाने, जैसे कि सा से म तक तो हम चले गए, तो इसको क्या कहते हैं, मींड कहते हैं। तो वाद्यों में उसे क्या कहेंगे, तो दोस्तों जवाब देना है, वाद्यों में उसे क्या कहेंगे, वाद्यों में कहेंगे हम लोग सूत, ठीक है। वाद्यों में क्या कहेंगे, वाद्यों में सूत कहते हैं उसको। तो क्लियर हो गया ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा स्वर किसी राग में कभी विवादी नहीं हो सकता है। देखिए विवादी नहीं हो सकने का जो स्वर है तो वो एक स्वर है, कौन सा स्वर है, वो है सा, जो कि आपको विवादी नहीं हो सकता है। सा स्वर विवादी नहीं होता है, ठीक है। और सा को भारतीय संगीत में आधार स्वर माना गया है। आधार स्वर कौन सा है, भारतीय संगीत का आधार स्वर षडज है। सा को भारतीय संगीत का आधार स्वर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राग भटियार किस थाट के अंतर्गत आता है। दोस्तों देखिए रागों से जो प्रश्न आ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ से बीच बीच में शामिल करके इसलिए मैं चला रहा हूँ ताकि आपको जो है भूले नहीं, उस चीज़ को आप लोग कंफर्म रहें। राग का मैंने दोस्तों 2-2 सेशन करवा दिया है, राग का वादी संवादी, जिनको कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, तो वो जाके आप लोग याद कर सकते हैं। आप जाइए वीडियो को, ये आप चैनल के अंदर जाइए और वीडियो वाले
जो सेंसन है उसमें जाके क्लिक करके आप लोग वहाँ से बारी बारी से देख सकते हैं। आप लोग को मैंने रागों के बारे में 2 सेशन में वहाँ पे करवा दिया है प्रश्नों को, तो आप लोग याद रख लीजिएगा उसको बहुत अच्छा से देख के, क्योंकि बहुत जो है आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे दूर हो जाएगा। वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, वे सब आपके गायन समय, ठाट, तो ये सब का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो भटियार जो है वो किस ठाट का है? अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आप लोग जवाब निश्चित ही तौर पर दे पाएंगे। तो भटियार जो है वो कहाँ का है? कौन सा ठाट? मारवा ठाट के अंतर्गत आता है। और मारवा ठाट में रे कोमल और म तीव्र, ठीक है, ये 2 स्वर प्रयोग होते हैं मारवा ठाट के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को क्या कहेंगे? देखिए 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को क्या कहेंगे? तो 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय जो होंगे दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तान। ठीक है, स्वरों के समुदाय जिसको तानेंगे, यानी जब तक 2, 3, 4 स्वर नहीं रहेंगे तो उसको तान कैसे कहेंगे? तो इसीलिए 2, 3, 4 स्वर होना जरूरी है तान में। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल स्वर की उत्पत्ति, मूल स्वर की आवृत्ति पर कौन सी स्वर सुनाई देती है? देखिए मूल स्वर की आवृत्ति पे जो स्वर सुनाई देती है वो कौन सी स्वर? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भेड़िया स्वर। मूल स्वर की आवृत्ति पर कौन सी स्वर जो स्वर सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे भेड़िया स्वर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न अगर इस तरह से पूछे कि भेड़िया सब स्वर कब सुनाई देता है, तो आपको जवाब देना है मूल स्वर की आवृत्ति पर। ठीक है, मूल स्वर की आवृत्ति पर। और ये अगर मूल स्वर की आवृत्ति पर कौन सी सुनाई देती है, तो या फिर जो ध्वनि सुनाई देती है वो कौन सी ध्वनि होती है, तब भेड़िया स्वर। ठीक है, तो प्रश्नों को दोनों तरफ से जो है अपने अनुसार से तैयार कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है धा धिन्ना धा तुन्ना किस ताल का बोल है? तो धा धिन्ना धा तुन्ना, इसमें पहले देखिए दोस्तों, अगर ऐसा जब भी आए तो आपको मात्रा गिनना है। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कुल कितने? 6 मात्रा है। तो 6 किसके हो जाते हैं? 6 आपको ऑप्शन में देखना है। 6 जो हो जाएगा आपका दादरा का हो जाएगा। ठीक है, दादरा 6। आपकी कहरवा की बात कर ले तो कहरवा यहाँ पे 8 मात्रा हो जाएगा। धमार की बात कर ले, धमार 14 मात्रा का हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे एक आपको बसंत दिख रहा है, तो मुझे फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि बसंत ताल कितने मात्रा का होता है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है राग मुल्तानी किस ठाट के अंतर्गत आता है? देखिए मुल्तानी की अगर बात करें तो मुल्तानी किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो मुल्तानी का जो ठाट हो जाएगा वो कौन सा ठाट? वो तोड़ी ठाट हो जाएगा। राग मुल्तानी किस ठाट के अंतर्गत आएगा? तो वो तोड़ी ठाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तोड़ी की बात करें तो तोड़ी में क्या होता है? कौन कौन से स्वर लगते हैं? रे, ग, म तीव्र और ध कोमल। रे, ग, म तीव्र और ध कोमल, ये आपके तोड़ी ठाट के अंतर्गत ये स्वर लगाए जाते हैं। और राग मुल्तानी क्या है? मुल्तानी इसका जो वादी संवादी होता है वो क्या होता है? प और सा इसके वादी संवादी होता है। और गायन समय की बात करें तो दिन का अंतिम पहर। ठीक है, अगला प्रश्न है कायदे का विस्तार क्या कहलाता है? देखिए कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? आप लोग अगर पढ़े होंगे थ्योरी तो आपको पता होगा कि कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं। थ्योरी क्लास में मैंने बहुत सारा करवाया, भले ही दोस्तों प्लेलिस्ट मैं अलग से नहीं बना पाया हूँ अभी तक, लेकिन अब से जितना क्लास जो चलेगा ना तो वो सबका सारा जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर ही दूंगा अगर किसी थ्योरी क्लास को करवाऊँगा तो कायदे का विस्तार क्या कहलाता है? दोस्तों कल की बात मैं बता दूं, कल आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें कि बहुत अच्छे खासे प्रश्नों की संख्या रहेगी। संगीत का कल मैराथन होगा, तो दोस्तों आप लोग जो है ज़रूर उस सेशन को देखिएगा। और आप लोग जो है अभी से ही हमारे साथ जो है जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अभी तक भी ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए कल मैराथन लाने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 और 4। ठीक है, और एस्टेट का भी एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग भी देख लेंगे, उन लोगों को भी फायदा पहुंच जाएगा। तो कायदे का विस्तार क्या कहलाता है? तो कायदे का विस्तार जो है आपको पलटा कहलाता है। ठीक है, कायदे का विस्तार क्या कहलाता है? पलटा कहलाता है। अगला प्रश्न है राग जौनपुरी का संप्रकृतिक राग कौन है? देखिए जौनपुरी की अगर हम बात कर ले तो जौनपुरी जो है आसावरी ठाट से उत्पन्न राग माना जाता है, और इसका जो संप्रकृति जो राग हो जाएगा वो भी आसावरी ही होता है। आसावरी। ठीक है, आसावरी जो है ये क्या है? आश्रय राग है। ये थाट के नाम से जो है उत्पन्न राग है, इसलिए ये आश्रय राग है। और ये आपका जौनपुरी जो है आसावरी जन्य राग है। ठीक है, और जौनपुरी का जनक राग कौन हो जाएगा? जनक हो जाएगा आसावरी। ठीक है, और इसमें अगर बात कर ले तो ध और ग क्या होता है? ध और ग वादी संवादी स्वर होते हैं इन दोनों के।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मात्रा गलत सुमेलित है? देखिए गलत वाले को चुनना है भैया, गलत तो झपताल 10 मात्रा ये सही है, ये सही है, ये सही है, यहाँ लगाइए। पंचम सवारी ये आपके रुद्रताल 11 मात्रा ये सही है, धमारताल 14 मात्रा ये सही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा? पंचम सवारी। ये मात्रा इसमें कितने होते हैं? ये 14 मात्रा है, यहाँ पे 14 मात्रा जो कि गलत है। हमारा जवाब यही होगा कि कौन सुमेलित गलत है, तो गलत हमारा सी है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि पंचम सवारी ताल में कितने मात्रा होते हैं, क्योंकि 14 यहाँ पे गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद के किस वाणी से माना जाता है? तो स्वामी हरिदास के अगर संबंध की अगर हम बात कर ले तो ध्रुपद का कौन सा वाणी हो जाएगा? देखिए हरिदास जी के बारे में अगर सबसे पहले बात करें तो ये कौन थे? स्वामी हरिदास ध्रुपद गायक तानसेन उसके गुरु थे, तानसेन के गुरु थे। लेकिन वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तानसेन का संबंध जो था वो किससे था? गोबरहार वाणी से, ठीक है, गोबरहार वाणी से। तो इनके गुरु हैं, तो ये गोहार वाणी से संबंधित नहीं है। इनको जो संबंधित माना जाता है दोस्तों वो कौन सा? डागुर वाणी से संबंधित माना जाता है। स्वामी हरिदास, ठीक है, का संबंध डागुर वाणी से माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? देखिए दरबारी कान्हड़ा की अगर आरोह की बात करें तो दरबारी कान्हड़ा के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित हो जाएगा? तो दरबारी कान्हड़ा के आरोह में ध वर्जित होता है, ठीक है, आरोह में ध वर्जित होता है, ध वर्जित होता है। दोस्तों यहाँ से भी आपसे एक सवाल बनती है कि इसकी जाति क्या हो जाएगी? अगर ध वर्जित हो गई है, ठीक है, आरोह में ध वर्जित हम कर दिए हैं, अगर आप हो जाता है तो दरबारी कान्हड़ा की जाति क्या होती है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम का समय जो है वो नज़दीक ही है, मानिए तो आपके, क्योंकि अगर कमेंट जब तक करते रहेंगे तो क्या होगा कि ऐसे आपकी याद करने की जो कैपेसिटी है वो कुछ गुना तक बढ़ जाती है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा साइकोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट्स किया कीजिए, आपसे जो भी सवाल पूछते हैं भले ही आपको आता हो, बहुत ही आसान लगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राग बिलावल में कौन सा स्वर कोमल लगता है? तो राग बिलावल की अगर बात हो रही है तो बिलावल में कौन सा स्वर कोमल लगता है? देखिए प्रश्नों को समझिएगा, यहाँ पे अगर 5 ऑप्शन वाले में प्रश्न रहते तो इस तरह से ये रहता, और वो चौथा प्रश्न वो क्या रहता? एक से अधिक, और पांचवा होता ई, इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी वाले टिक करते ई पे ही, ई पे ही करना था, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। आप प्रश्न को यहाँ पे समझिए कि राग बिलावल में कौन सा स्वर कोमल लगता है। देखिए भैया बिलावल में जब हम जानते हैं कि आज का ये शुद्ध थाट है तो इसमें क्या होते हैं? इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, इसमें कोई कोमल और कोई तीव्र नहीं लगता है, ठीक है। तो प्रश्नों को इस तरह से भी ध्यान देना है और इस तरह से भी देखना है, तो हमारा जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। 5 ऑप्शन वाले में अगर हम रखते तो इसका जवाब आपको ई ही मिलता, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे शुद्ध लगते हैं, ठीक है, सारे शुद्ध लगते हैं बिलावल में। चलिए अगला प्रश्न है, धीना धिधिन्ना तिन्ना धिधिन्ना किस ताल के बोल हैं? अगर धीना धिधिन्ना तिन्ना धिधिन्ना की अगर हम बात कर ले तो किस ताल के बोल हैं? ताल पूछा जा रहा है, तो ताल जो हो जाएगा ये कौन सा ताल हो जाएगा? आप मात्रा काउंट कर लीजिए सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा ताल? हमारा झपताल, क्योंकि जानते हैं कि झपताल में कितने मात्रा? 10 मात्रा का होता है। तो धीना धिधिन्ना तिन्ना धिधिन्ना, ठीक है, 2 3 2 3 ये आपके विभाग हो गए किसके? झपताल के। चलिए अगला प्रश्न है, तानना या फैलाना इनमें से किनका शाब्दिक अर्थ है? तो तानना या फैलाना जो है, जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो किनका हो जाएगा? वो तान का शाब्दिक अर्थ है, तानना या फैलाना, ठीक है। संचारी क्या होता है? संचारी होता है ध्रुपद का जो भाग होता है, अस्थाई अंतरा संचारी। ध्रुपद के तीसरे भाग को क्या कहते हैं? ध्रुपद का तीसरा भाग है, तीसरा भाग है संचारी। तूक क्या होता है? ध्रुपद के भागों को अन्य नाम जो है वो तूक है। अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको तूक के नाम से जाना जाता है। आलाप तो जानते ही हैं, ठीक है, स्वरों को फैलाकर गाना, मतलब वो क्या करना, विलंबित लय में गाना, तो वो आलाप कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खुर्जा घराना के संस्थापक किन्हें माना जाता है? अगर खुर्जा घराना की बात हो रही है दोस्तों तो इसका संस्थापक जो माना जाएगा वो किन्हें माना जाएगा? वो माना जाएगा आपके किनको? मैदू खां। मैदू खां खुर्जा घराना के संस्थापक माने जाते हैं। और बात कर ले अलादिया खां की, तो अलादिया खां जो है ये आपके जयपुर या अतरौली घराना के संस्थापक माने जाते हैं, जयपुर, ठीक है। अगर बात कर ले आमिर खां तो ये इंदौर, ये दोस्तों प्रायः किस ताल में गाया करते थे? चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, तो प्रायः ये किस ताल में गाया करते थे? आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? 1 ताल, 3 ताल, 4 ताल,
या फिर कोई अन्य? चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। तो आइए तानरस खां की बात करें तो तानरस खां का ये जो है दिल्ली से पूछा जाता है कि दिल्ली से के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो लेखक हो जाएंगे, चतुर्दंडी प्रकाशिका 1600, ये आपके क्या हो जाएंगे? चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन हो जाएंगे? वेंकट मुखी। वेंकट मुखी, वेंकट मुखी जी क्या क्या थे? इनको क्या कहा जाता था? दक्षिण का पंडित। ठीक है, दक्षिण का पंडित कहा जाता था वेंकट मुखी को। और वेंकट मुखी जी ने कौन सा पुस्तक लिखा? चतुर्दंडी प्रकाशिका। ठीक है, और वेंकट मुखी के अनुसार अगर मेल की बात करें तो इसी में 72 मेल इन्होंने बताया है, 72 मेल बताया है और 49 प्रबंध का वर्णन किए हैं। ठीक है, 49 प्रबंध और 72 मेल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा गया है? तो संगीत पारिजात एक ऐसा ग्रंथ है जो कि किनके द्वारा? संगीत पारिजात अहोबल। ठीक है, अहोबल जी के द्वारा कब लिखा गया? 1650 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, संगीत रत्नाकर की बात कर ले तो ये आपके 13वीं शताब्दी की ग्रंथ मानी जाती है, 13वीं शताब्दी की ग्रंथ मानी जाती है। और नाट्यशास्त्र की हम बात कर ले तो ये 5वीं शताब्दी की ग्रंथ मानी जाती है, चौथी या फिर 5वीं। ठीक है, 1650 संगीत पारिजात, लेखक अहोबल। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है राग रामकली मल्हार के रचनाकार कौन थे? तो राग रामकली मल्हार की बात कर ले दोस्तों तो इसके रचनाकार देखिए, मल्हार के रचनाकार जैसे मियाँ मल्हार, आपके सूर मल्हार, मेघ मल्हार, तो ये सब के रचनाकार तानसेन हो जाएंगे। ठीक है, तानसेन, रामकली मल्हार के रचनाकार तानसेन। ठीक है, और तानसेन किसके दरबारी गायक थे बताना है, तो वो अकबर के दरबारी गायक थे। अगला प्रश्न है स्याही प्रधान बाज कौन सा है? स्याही प्रधान बाज किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके लखनऊ को जो है स्याही प्रधान बाज कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्याही प्रधान बाज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि खंजरी को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो खंजरी को कर्नाटक में गंजीरा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? गंजीरा। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे हम बताए थे आपको कि जो शहनाई है उसको मंगल बेला, वो मंगल कार्यों में बजाया जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। तो वहाँ उसको क्या कहा जाता है दक्षिण में? तो शहनाई को मैंने बताया आपको कि नागस्वरम कहा जाता था, तो वैसे ही खंजरी को गंजीरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न हम देख लेंगे कि कर्नाटक के संगीत की आरंभिक स्वरावली किस राग से होती है? तो कर्नाटकी संगीत की आरंभिक जो है आपके किस स्वरावली से की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? वो हो जाएगा आपके तोड़ी। ठीक है, तोड़ी से की जाती है। देखिए हरि काम्भोजी किसको बोलते हैं? खमाज। इसके समान यहाँ पे कौन सा राग है हमारा? खमाज है। गमन प्रिया क्या हो जाएगा? मारवा। ठीक है, ये हो जाएगा मारवा। और शुभ पंतु बराली किस राग को बोलते हैं? चलिए मुझे फटाफट जो है आप लोग ये भी बताइए, शुभ पंतु बराली के समान हिंदुस्तानी पद्धति का कौन सा राग है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कीर्तन के प्रथम रचयिता के रूप में किनको जाना जाता है या फिर किनका नाम लिया जाता है? तो कीर्तन के प्रथम रचयिता कौन है या फिर किनको कहा जाता है? तो कीर्तन के जो प्रथम रचयिता है वो कौन? तालपकम। ठीक है, तालपकम जो है ये कीर्तन के प्रथम रचयिता माने जाते हैं। और ये कहाँ के थे? ये आपके महाराष्ट्र के थे। अगला प्रश्न है 44 नंबर की कर्नाटक संगीत पद्धति में आरंभिक गान को क्या कहते हैं? देखिए आरंभिक गान जो आरंभ करना शुरू, यानी कि जो आरंभिक जो होता है, आरंभ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अभ्यास गान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभ्यास गान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नारायण तीर्थ की रचना किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो नारायण तीर्थ की जो रचना है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो वो नाम हमारा है तरंगम। ठीक है, नारायण तीर्थ की रचना किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो तरंगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि संगीत मकरंद में कितनी तालों का वर्णन किया गया है? तो संगीत मकरंद सबसे पहले ग्रंथ किसकी है दोस्तों? मैं बता दूं तो यह ग्रंथ है किसकी? नारद की ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ है नारद की। और इसमें कितने तालों का वर्णन किया गया है? तो इसमें 101 ताल का वर्णन किया गया है। ठीक है, 101, 101। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है उस्ताद मुश्ताक अली खां किस घराने से थे? तो उस्ताद मुश्ताक अली खां की अगर हम बात कर ले तो मुश्ताक अली खां का जो घराना हो जाएगा वो सेनिया घराना। यहाँ पे सोनिया लिखा गया है लेकिन आप लोग जानते हैं तानसेन का जो घराना है वो भी सेनिया है, मुश्ताक अली खां का भी घराना सेनिया घराना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि अलाप का प्रयोग किस घराने में होता है। तो अलाप के अगर प्रयोग की हम बात कर ले तो अलाप प्रधान जो होता है वो कौन सा घराना है, वो घराना है आपका किराना, और किराना के संस्थापक अब्दुल करीम खां। ठीक है, अब्दुल करीम खां किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एमएस सुब्बुलक्ष्मी का निधन कब हुआ। एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जो निधन दोस्तों वो बताया जाता है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, 11 दिसंबर 2004 ईस्वी में, 11 दिसंबर 2004 ईस्वी में। और इनको जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो ये बताना है भारत रत्न इनको कब दिया गया, 1998 ईस्वी में। ठीक है, 1998 ईस्वी में भारत रत्न इनको दिया गया, और सबसे पहले जो है संगीतज्ञ भारत रत्न पाने वाले यही हैं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, और इनका निधन 11 दिसंबर 2004 को। और ये कहाँ के थे, ये तमिलनाडु के थे। ठीक है, तो याद रखना इस हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न है सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जब गीत और गान जो है आपके एक ही समय से स्टार्ट हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समग्रह कहते हैं। ठीक है, उसे समग्रह। लेकिन सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो जाता है तो उसे विषमग्रह कहते हैं। ठीक है, उसे विषमग्रह। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ग्रह के कितने प्रकार, चलिए फटाफट मुझे आप कमेंट कीजिए कि ग्रह के कितने प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके थे 50 प्रश्न जो है आपके पूरे हो गए। तो निकलने के बाद विषम और ये आपका। तो चलिए मुझे फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट के माध्यम से कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा है और यह सेशन जो है आपको कितना महत्वपूर्ण लगा। और दोस्तों कल के जो है मैराथन के लिए आप लोग तैयार रहिए। कल आप लोगों के सामने मैराथन आने वाली है संगीत के लिए, तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा सेशन को भी। और उम्मीद है कि अभी तक सब्सक्राइब आप लोग करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।